आज हर देशवासी ये कहानी जरूर सुने। आज मैं आप सबको एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैं 12 साल की थी, साल 2007 की बात थी। मुझे कुछ महिलाओं के द्वारा एक कमरे में ले जाया गया। मैंने वहाँ पर जाकर देखा कि एक पुरुष जो कि लगभग 25 साल का था, उसने अंदर से कुंडी लगाई और बेड पर लौटाया। उसने वो सब कुछ किया जो लड़की के बिना मर्जी के होता है, तो भी एक अपराध की श्रेणी में आती है। मैं ये सब कुछ देखा, झोला, महसूस किया कि जब एक छोटी सी लड़की के साथ रेप होता है तो वो किस बात से, किस चीज़ से गुजरती है, वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आज मैं आपके सामने समाज का एक गंदा चेहरा दिखाना चाहती हूँ। दिखता तो सबको है, लेकिन इसका शिकार कोई नहीं करता। उसको मानता कोई नहीं है, उसको जानता कोई भी नहीं है कि ये चीज़ गलत है, तो इसको सुधारा जाए। नमस्कार, मेरा नाम सुषमा यादव है। हरियाणा का झांसी ज़िले में एक छोटी से गांव में पैदा हुई थी। हमारा परिवार में 3 भाई बहन, यानी 2 बहन और 1 भाई। नॉर्मली सभी लड़की जैसे स्कूल जाती है, सपना देखती है, वैसे ही मैं भी देखा करती थी। लेकिन क्या हुआ, नॉर्मल स्कूल आना जाना, खेलना कूदना चल रहा था। जब मैं 7वीं कक्षा हुई तो मेरी ज़िंदगी एकदम से पलट गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। बस एक दिन स्कूल से आती हूँ तो मुझे पता लगता है कि मेरी सगाई हो गई है और मुझे देखने के लिए आएंगे। उस टाइम पर मुझे लगा कि जब मैं गुड्डी गुड़ियों की शादी करवाती थी, लेकिन यहाँ मेरी शादी हो रही है। इतनी सी उम्र में काफ़ी सवाल थे मेरे मन में, लेकिन पूछूँ तो पूछो किससे। फाइनली हमारी शादी होती है। दिन में ही फेरे लेते हैं और रात को ससुराल पहुँचते हैं। मैं एक छोटी सी साड़ी से लपटी हुई अपने ससुराल जाती हूँ और मैं वहाँ देखती हूँ बहुत लेडीज होते हैं, ननद, सास और बहुत से। रात को वो लोग ले जाते हैं एक कमरे में। समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, और कमरे में ले जाकर मेरे जो पहले से ही मौजूद था मेरा पति, उसके पास छोड़ दिया जाता है। वो क्या करता है कि कुंडी लगा देता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। 12 साल की लड़की को पता नहीं होता है कि ये हो क्या रहा है, क्या होता है शादी का मतलब, कुछ भी नहीं पता, और ये सब कुछ हो जाता है। और ये जो आदमी मैच्योर है, इसको बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि क्या होता है, क्या चीज़ है और शादी के बाद क्या होता है। और मेरे को देख भी लेता है। इसके बाद भी नहीं सोचा कि ये बच्ची है क्या, इसका शरीर मैच्योर है क्या। उसके बाद भी उसने मुझे किया। मैं रोती रही, माना करती रही, फिर भी उसने ज़बरदस्ती की। माना तो ये जाता है कि जब लेडीज बालिग होती है उसके बाद भी मतलब ही ज़बरदस्ती नहीं करते, वो एक अपराध की श्रेणी में जाती है। फिर मेरे साथ सारी चीज़ हो रही थी। कुछ लोग अनजान थे, वो जो लेडीज, उनको सब पता था, लेकिन वो फिर भी सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने बैठी हुई थी। यह सब जानती कि शादी की है तो ये सब होगी ही, लेकिन किसने एक बार ये नहीं सोचा, शादी तो हो गई ठीक है, लेकिन किसके साथ क्या हो रहा है। वो लड़की जिसको छोड़ के आए हो, क्या हो रहा है, वो किसने नहीं सोचा। उस इंसान ने जितनी भी अपनी हवस थी, उसने अपनी हवस पूरी कर ली, और मैं एक जिंदा लाश की तरह अगले दिन अपने घर पे आ जाती हूँ। उस रात के बाद आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे मर्द जात से नफरत होने लगा। जब भी मैं अपनी भाई या पिता को देखती या किसी और मर्द को देखती तो मुझे इससे घिन आती थी, और बस मेरे दिमाग में वो रात याद आ जाती थी कि मर्द होते ही ऐसे, वो बस अपनी हवस के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि ये लड़की स्त्री पर क्या बीतती, क्या चाहते हैं क्या नहीं। उन्हें किसी से मतलब नहीं है, उन्हें बस उसी चीज़ से मतलब है। और उसके बाद चलता रहता है ऐसा सब कुछ। और जब मैं 8वीं में होती हूँ तो मेरी बहन की बच्ची होती है, और उस टाइम पर फिर उन्होंने मेरे पापा को प्रेशर बनाते हैं कि हम अभी इसको लेकर जाएंगे। पापा बोलते हैं कि नहीं, जवान हुई है कि 12वीं के बाद हम उसे भेजेंगे। मना करने के बावजूद वो बिना बताए मुझे लेने आ जाता है। मेरे पापा के ऊपर क्या प्रेशर बनाई जाता है, सोशली, या फिर मेरी बहन को लेकर प्रेशर बनाया जाता है कि ये अगर उसको नहीं भेजेगा तो हम आपके पास भेज देंगे, अपनी बड़ी बेटी को भी अपने पास रखिए। फिर पापा मम्मी को बोलती कि इसका सूट सिलवा कर रेडी करो,
इनको इतनी तारीख उनके ससुराल भेजना है। मतलब मेरे पापा समाज के हिस्से बन के नहीं जिए, बल्कि समाज के गुलाम बन के जिए। और मैं तो हमेशा यही बोलूँगी कि गुलाम बन के नहीं, समाज का हिस्सा बनना है हमें, और अपनी ज़िंदगी को अपनी बच्चे के ख्वाहिश के लिए और अपनी खुशी के लिए जिए। मैं वहाँ जाती हूँ, फिर मुझे वही आदमी मिलता है, वही बिस्तर और वही कमरा है, फिर वही दर्द, घुटन फील होना, सब कुछ वही जो मैंने उस रात को देखा था, महसूस किया था। सारी चीज़ वही मेरे साथ हुई, ऐसे ही चलता रहा। मैं अपने घर आती हूँ थोड़ी टाइम के बाद, और ये सिलसिला फिर जब भी सरकारी छुट्टी होती है मुझे लेने आता है और मैं चली जाती हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझे भेज देते हैं। मैं हमेशा मना करती रही कि मुझे नहीं जाना है, फिर वो मुझे भेज देते हैं कि नहीं बेटा, समाज क्या कहेगा, तेरी बहन को दुखी करेंगे। और मैं ऐसी ही चलती गई। 8वीं मेरी जब पढ़ाई पूरी हुई, बहुत से बातें मेरे पापा को आती कि अब हम उसको परमानेंटली लेकर जाएंगे, हम इसको यहाँ नहीं छोड़ेंगे, हमें इन्हें नहीं पढ़ाना है, क्योंकि हमारा लड़का इतना पढ़ा लिखा नहीं है तो इसको भी नहीं पढ़ेंगे। और वो लड़के की मेंटालिटी ये थी कि कोई लड़की पढ़े लिखे हो जाती है तो किसी लड़के के साथ भाग जाती है या फिर वो कैरेक्टरलेस हो जाती है। लेकिन मैं अपने चीज़ों पर अड़ी रही कि मुझे पढ़ना है। लेकिन पापा फिर से वही समाज का उठा कर लेकर आए सारी चीज़, और उन्होंने मुझे ये कहते हुए भेज दिया कि बेटा जा, अगर तेरे को पढ़ाए तो पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ाए तो उसे बोलना जो चीज़ तुझे चाहिए, सूट नहीं चाहिए, खाने को चाहिए, कुछ भी चाहिए उसको बोलना चाहिए, वो टोकरी डालकर खिलाए। मेरे भी बहुत बड़े बड़े सपने थे कि मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है, आईपीएस बनना है, और मैं अपनी पढ़ाई को कैसे छोड़ सकती थी। मैं वहाँ जाती हूँ पर मुझे लगता है कि हाथ पैर मारती हूँ कि नहीं होगा मेरे से, और वो लोग मेरे को नहीं पढ़ाएंगे। मैंने आज तक यह बात अपने माता पिता को नहीं बताया कि उस दिन उसको क्या बोला था। उस दिन मैंने उसको बोला कि अगर आप मुझे नहीं पढ़ाओगे तो मैं खुद को ही ख़त्म करूँगी। मैंने उसे 2-3 बार कहा, देखो अगर मेरे को नहीं पढ़ाओगे तो मैं खुद को ही ख़त्म करूँगा, मेरे को पढ़ना है। तो ये बात उसने अपने भाइयों से बताई कि ऐसे ऐसे बोल रही है, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो वो मर जाएगी। और मैं सीरियस थी, मेरा जो डिप्रेशन लेवल था बहुत ही ज़्यादा था कि मेरे को पढ़ना है। इसके बाद मेरे को भेज दिया गया। मेरे लिए ये बहुत खुशी का पल था कि आपको मैं बता नहीं सकता कि उस पल में कितना खुश हुआ था। और मैंने शायद झूठ भी बोला था कि मम्मी से कि ये सारे चीज़ों मैंने नहीं बोला, उन्होंने खुद ही बोला जाओ तुम पढ़ लो। छोटी सी थी ना, समझ नहीं पाती थी कि क्या है क्या नहीं। ये था कि मुझे पढ़ना है कैसे भी करके, और मेरे दिमाग में यही था, और मैं पढ़ी और चलता रहता है सिलसिला ऐसे ही। जाती थी छुट्टियों में, उसने मेरे से बात बोली कि ठीक है तू बोल रही है ना पढ़ने के, लेकिन तेरे को ऐसा करूँगा कि तू फेल हो जाएगी, और तेरे घर में ये कह के भेजेंगे जा फेल हो गई, अब तू अपने ससुराल में जा, अपने चूल्हा चक कर अपना घर बसा। लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि पढ़ना है, और पढ़ाई की, और अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट सेकंड पोजीशन में आती थी। जैसे 7वीं से लेकर 12वीं तक क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस रही, और 12वीं में अपनी कॉमर्स में टॉपर रही, और ऐसे ही सिलसिला जारी रहा। जब भी मैं ससुराल जाती तो देखती हूँ कि वो मुझे कुछ भून कर पिला रहा था, और मैं वापस अपने घर पर आ जाती हूँ और मैं नहीं जाऊँगी। मेरे पेरेंट्स भी इसी चीज़ पर एग्री होते हैं कि अभी नहीं भेजेंगे। फिर काफ़ी टाइम हो जाती है, वर्क चलता है, मेरे पेरेंट्स के ऊपर हमेशा दबाव रहता है, और पापा डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि मेरी बच्ची को इसी रिश्ते से निकाल दूँ। बात वही की वही अटकी हुई है। ऐसे करने से तो मेरा उससे कोई बातें ना अलग नहीं हुई ना, मैं यहाँ रहने से अलग नहीं हुई। मुझे बस ये था कि कुछ हो, लेकिन मेरे मन में एक था कि मैं इस इंसान को नहीं छोड़ूंगा कि इसने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद की है। और मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही होती हूँ तो देखती हूँ कि डिवोर्स लेटर आता है, और उनका तो मकसद ये था कि इसको फिर से इनका फैमिली और इसको मेंटली प्रेशर दिया जाए ताकि ये फिर से वापस चले आए। डिवोर्स हम कोर्ट में जाते हैं, और मैंने ये चीज़ देखी कि इसे पीछे छूटाना ही मेरी बेहतर होगा। फाइनली हमारा डिवोर्स 2018 में हो जाती है, और मैं अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रही होती हूँ। लकीली 2019 में सिलेक्शन हो जाता है हरियाणा पुलिस में, जो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ कि मेरी लाइफ
कि मेरी लाइफ की जो मैं करना चाहती थी। जब मैं हरियाणा पुलिस में आ गई तो मैंने अपनी चारों तरफ अलग ही लहर देखी। लोगों की नज़र जो शंका से भरी हुई थी कि पता नहीं क्या चल रही है इसकी ज़िंदगी में, और फिर बोलने लगे कि हाँ भाई, लड़की ने कुछ किया है, आगे बढ़ी है। जो मेरे को नहीं जानते थे वो भी मेरे को जानने लग गई। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपना डिवोर्स के बाद भी वो जो मेरा ससुर था आया और मेरे पेरेंट्स से बात की कि इनका रीमैरिज करवा दो, इनको भेज दो। मेरे पापा ने कहा कि अब नहीं हो सकता है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि आज की तारीख में मेरे पास वर्दी है, एक डिपार्टमेंट में मेरा नाम है। जो लड़की कभी बंद कमरे में रो रही थी 12 साल की, वो आज अपने दम पर अपना खर्च उठा रही है। अगर आज मैं नहीं पढ़ती तो शायद मैं वहाँ या इस दुनिया में ही नहीं होती, या फिर मैं बच्चे पल रही होती और घुटती रहती। आज मैं इस मंच पर पहुँची हूँ तो सारी चीज़ों को देखते हुए, रहते हुए, निकलते हुए इससे मैंने कुछ सीखा है कि अगर मैं नहीं पढ़ूँगी, नहीं बढ़ूँगी, नहीं करूँगी तो शायद मैं आज वो के वो ठहर के रह जाती। मैंने आपसे बोला था कि समाज का गंदा चेहरा दिखाऊंगी, तो वो मैं आपको अपनी ही कहानी के माध्यम से आपको कुछ समझ में भी आ गया होगा। और बता देती हूँ कि लोग क्या है, कि माँ बाप चाहे कोई भी हो, वो समाज के चक्कर में आकर वो अपने बच्चे को नहीं देखते कि इनका बच्चा कितना तकलीफ सह रहा है। इसके लिए जो समाज कभी किसी का हुआ नहीं, आज तो कभी किसी का नहीं हुआ है। आप अपने चारों तरफ देखिए, कभी नहीं होता है। बाल विवाह 1929 अधिनियम आया कि इस पर रोक लगाई जाए। अभी शादी नहीं होगी, कानून पारित हुआ, लेकिन बाद में भी बहुत सारी शादी हुई। और 2007 का केस में आपको बताती हूँ, मेरा ही है। कोई फ़ायदा नहीं है समाज के चक्कर में आकर। हरियाणा में बहुत से केस देखे होंगे आप, बच्चे तो को मार देते हैं। तो समाज का हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन समाज का गुलाम होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। गुलाम बने रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें ज़रूरत ही नहीं थी कि 1947 में हम आज़ाद हैं, फिर तो हम गुलाम ही रह लेते। फ़ायदा क्या हुआ आज़ादी का? तो फ़ायदा यही है कि अपनी मानसिकता को बदलाव कीजिए। आप खुद से कर सकते हो। मैं हर पेरेंट्स, हर बच्चे से, हर किसी से कहना चाहती हूँ, आप ही इस समाज को बदल सकते हो, वो भी अपनी सोच को बदल कर। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको ये सच्ची कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और चैनल पर पहली बार आए हो ना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।